हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इंडिया का सुप्रीम कोर्ट। तो चलो सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि अगर इंडिया के जुडिशियल सिस्टम की बात करें, जो इंडिया का जुडिशियल सिस्टम है उसके अपेक्स पे, मतलब उसके टॉप पे, उसके पीक पे कौन है? आपकी सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, ये क्या करता है, इसका काम क्या होता है? ये कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करता है। इंटरप्रेट मतलब हमें बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है। ठीक है, और हमारे देश के क्या लॉज हैं, क्या कानून हैं। ठीक है, ये चीज़ बताता है हमें। अगर आर्टिकल 124 की बात करें तो आर्टिकल 124 बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए इंडिया में। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ कितनी होगी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन होगा, उस चीज़ की बात करते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट की इनॉग्रेशन की बात करें कि कब शुरू हुआ, तो डैट वाज ऑन 28 जनवरी 1950। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट शुरू हुआ। अगर एट प्रेजेंट बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में 33 जजेस प्लस 1 CGI है, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ठीक है, अपॉइंटमेंट की बात करें कि इनको अपॉइंट कौन करता है। पहली चीज़ तो जो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज होता है ना, उन्हीं को ही प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाते हैं। ठीक है, इसके लिए प्रेसिडेंट अदर जजेस की सलाह ले सकते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें कि ठीक है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो बता दिया प्रेसिडेंट ने, अदर जजेस की मतलब इन 33 जजेस की सलाह लेके, पर इन 33 जजेस को कौन अपॉइंट करता है? तो इन 33 जजेस को भी आपके प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। ठीक है, और इस इनके बारे में किसकी कंसल्टेशन ली जाती है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन ली जाती है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप पहले ये बात करें कि फर्स्ट वीमेन वीमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन थी, तो डैट वाज फातिमा बीबी। कब बनी है? 1987 में। फर्स्ट वीमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वाज फातिमा बीबी। बनी कब? 1987 में। और अगर हम बात करें कि सेकंड वीमेन कौन थी, सेकंड वीमेन जज, तो डैट वाज सुजाता मनोहर। ये कब बने? ये बने 1994 में। ठीक है, उसके बाद एक और लेडी के बारे में डायरेक्ट बोला गया, जो इंदु मल्होत्रा है, वो पहली ऐसी विमेन जज थी सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, नेम लिख देती हूँ मैं, इंदु मल्होत्रा। शी वॉज द फर्स्ट विमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जिनको डायरेक्टली बार से अपॉइंट कर दिया गया था। बार का मतलब क्या है? बार वही होता है ना जहाँ पे लॉयर्स की जो एक कलेक्टिव बॉडी होती है। ठीक है, उनमें से टॉप के लॉयर होते हैं बार में बेसिकली, ऐसे लॉयर जिन्होंने खुद को बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर करवा रखा है। ठीक है, तो बार क्या हुआ आपका? कलेक्टिव बॉडी ऑफ लॉयर्स। ठीक है, तो इंदु मल्होत्रा 2018 में डायरेक्ट बार से, मतलब एक लॉयर से इन्हें डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया। ठीक है, चलो अब इनकी क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। तो इनकी क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो 124 के आर्टिकल 3 में इसकी क्लॉज 3 में इसकी बात करी गई है। अगर किसी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो उसके लिए इनको फॉलोइंग क्राइटेरिया चाहिए। पहला क्राइटेरिया कि वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए वो पर्सन। ठीक है, सेकंड क्राइटेरिया की बात करें कि वो जो पर्सन है ना, उसने हाई कोर्ट के जज के रूप में 5 साल अपनी सेवा दे रखी हो। हाई कोर्ट के जज के रूप में 5 साल अपनी सेवा दे रखी हो, या फिर, ठीक है, या तो ये क्वालिटी हो उसमें, या फिर वो एक एडवोकेट होना चाहिए हाई कोर्ट का। एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट कितने साल के लिए? 10 सालों के लिए। ठीक है, ये चीज़ हो, या फिर वो एक ज्यूरिस्ट होना चाहिए। ठीक है, ज्यूरिस्ट होना चाहिए किसकी नज़रों में? डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होना चाहिए, मतलब एक बहुत ही बढ़िया। ठीक है, किसकी नज़रों में? प्रेसिडेंट की नज़रों में
प्रेसिडेंट की नज़रों में वो पर्सन एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होना चाहिए। जूरिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो लॉ में एक्सपर्ट हो। अगर इस क्वालिटी के साथ साथ इन तीनों में से कोई भी क्वालिटी किसी पर्सन के पास है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। उसके बाद कोई भी मिनिमम एज नहीं होती सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए, ठीक है। अब ओथ एंड अफर्मेशन की अगर हम बात करें तो ऑब्वियस ही बात है प्रेसिडेंट ही इनको ओथ करवाते हैं, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट प्रेजेंट ना हो तो प्रेसिडेंट की जगह जिस भी पर्सन ने ले रखी है वो उन्हें ओथ दिलवाएंगे। टेन्योर ऑफ जजेस की बात करें तो मतलब कितने साल के लिए जज बन के रहते हैं, ठीक है। तो जब तक इनकी एज 65 ईयर्स नहीं हो जाती तब तक ये क्या कहते हैं, जज बन के रहते हैं, ठीक है। और अगर इन्हें अपने ऑफिस से रिज़ाइन करना है तो अपना रेजिग्नेशन ये प्रेसिडेंट को देते हैं। इन्हें इनकी पोजीशन से हटाया जा सकता है, ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा। किसकी रिकमेंडेशन पे? पार्लियामेंट की रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट इन्हें इनकी पोजीशन से हटा सकते हैं। पर कैसे इन्हें हटाया जा सकता है, ठीक है। इनके रिमूवल के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, अगर आपको किसी जज को हटाना है तो क्या क्राइटेरिया है वो देख लेते हैं। तो पहली बात तो जो अंडर आर्टिकल 124 है उनके अकॉर्डिंग कि जो एक सुप्रीम कोर्ट का जज है उन्हें उनकी पोजीशन से नहीं हटाया जा सकता, पर इसमें एक एक्सेप्शंस भी हैं, मतलब जिस जिस कंडीशंस पे इन्हें हटाया जा सकता है, ठीक है। पहली बात तो इन्हें हटाने के लिए जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, वो ऑर्डर पास करते हैं, पर वो ऑर्डर स्पेशल मेजॉरिटी से पार्लियामेंट के जो दोनों हाउस हैं, राज्यसभा और लोकसभा, उन दोनों से पास होना चाहिए। इसकी भी स्पेशल मेजॉरिटी और इसकी भी स्पेशल मेजॉरिटी। और स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब होता है 2/3 मेंबर्स दोनों के अगर उस ऑर्डर को पास कर देते हैं फिर प्रेसिडेंट इन्हें इनकी पोजीशन से हटा सकते हैं, ठीक है। अब क्या क्या कंडीशन हो सकती है? ऐसे ही हटा देंगे किसी को भी नहीं। अगर वो मिसबिहेवियर करे, ठीक है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन का पालन ना करे। इनकैपेसिटी का मतलब ऐसा होता है कि मान लो कि जज को दौरे पड़ने लग जाएं, ठीक है, या जज की मानसिक हालत ख़राब हो जाए। मिसबिहेवियर का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ना चले, गाली गलौज करने लग जाए, तो उन्हें उनकी पोजीशन से हटाया जा सकता है, ठीक है। अगर आर्टिकल 124 क्लॉज 5 की बात करें, उसके बाद इसके अकॉर्डिंग जो पार्लियामेंट है ना वो मतलब जिस प्रोसीजर से इनको इनकी पोजीशन से हटाएगी, ठीक है, जिस प्रोसीजर से इनके रिमूवल के लिए एक्ट पास किया जाएगा उस एक्ट को बोलते हैं जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968। मतलब इस एक्ट के अकॉर्डिंग ही किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है। समझ आ गई इतनी चीज़। उसके बाद अगर हम बात करें कि अभी तक अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को उनकी सीट से नहीं हटाया गया है, ठीक है। मुकदमा चलाया गया था किसके ऊपर? जो पहले पर्सन थे कि जिन पे मुकदमा चलाया गया, केस चलाया गया, वो थे जस्टिस रामा स्वामी, ठीक है। इन पे मुकदमा चलाया गया लोकसभा के द्वारा कब? 1991 से लेकर 93 तक। बट एट द एंड वो मतलब प्रूव नहीं कर सके तो फिर ये इनकी पोजीशन से इन्हें नहीं हटाया गया, ठीक है। ये फर्स्ट पर्सन थे जस्टिस रामास्वामी। सेकंड पर्सन की अगर हम बात करें तो वो थे जस्टिस सौमित्रा सेन, ठीक है। इनकी कलकत्ता हाई कोर्ट में इनके लिए मतलब ये कलकत्ता हाई कोर्ट के थे, ये बेसिकली जज थे जो इन पे रिमूवल का, इम्पीचमेंट का चलाया गया था, चार्ज चलाया गया था। उसके बाद हाँ, इनकी एक है कि ये फर्स्ट ऐसे पर्सन थे जिनके ऊपर रिमूवल का चार्ज जो चलाया वो राज्यसभा ने चलाया। राज्यसभा मतलब इनके रिमूवल के लिए जो केस शुरू हुआ वो राज्यसभा ने मोशन पास किया था, ठीक है। अब सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 130 के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो सीट है उसको दिल्ली से कहीं और भी शिफ्ट किया जा सकता है, बट जो ये अधिकार है, ठीक है, कि कहाँ शिफ्ट करना है ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास है, ठीक है। और उन्हें अप्रूवल लेना पड़ेगा, किसका? प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा।
तो ये मतलब किसके हाथ में है, CGI के हाथ में है। अगर हम सैलरी एंड अलाउंसेस की बात करें, ठीक है, इनकी क्या सैलरी होती है, क्या इन्हें फ़ायदे मिलते हैं, तो आर्टिकल 125 के अकॉर्डिंग इनकी जो सैलरी है, अलाउंसेस है, या जितने भी इन्हें प्रिविलेजेस मिलते हैं, फ़ायदे मिलते हैं, छुट्टियां मिलती है, पेंशन मिलती है, ठीक है, वो सब की सब पार्लियामेंट टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करती रहती है। मतलब पार्लियामेंट डिसाइड करती है बेसिकली इनकी सैलरी कितनी होगी वगैरह वगैरह। अगर हम आज के टाइम में बात करें तो जो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनकी सैलरी 2,80,000 है, ठीक है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस की बात करें तो उनकी सैलरी 2,50,000 है, ठीक है। और जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस होता है या फिर अदर जजेस होते हैं, ठीक है, उनको जितनी सैलरी उन्होंने लास्ट टाइम पे अपनी निकलवाई होगी, मान लो 65 की उम्र में वो रिटायर हुए और इस टाइम पे उन्होंने अपनी सैलरी 2,50,000 निकलवाई है, ठीक है, तो फिर जब ये रिटायर हो जाएंगे तो फिर इनको जो सैलरी मिलेगी वो इसका 50% मिलेगी, ठीक है। मतलब इसका आधी सैलरी इनको रिटायरमेंट के बाद एज अ पेंशन मिलेगी। अब इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो जो जजेस हैं ना उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है, वो भी चीफ जस्टिस की एडवाइस की हेल्प से। चीफ जस्टिस को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं अदर जजेस की उसकी हेल्प से, अदर जजेस की एडवाइस की हेल्प से, ठीक है। तो मतलब इसमें पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी लेजिस्लेटिव है या एग्जीक्यूटिव है वो जुडिशरी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, ठीक है। अगर इनके टेन्योर की सिक्योरिटी की बात करें, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, तो मतलब ये है कि नहीं इनकी पोजीशन से हटाया ही नहीं जा सकता जब तक ये 65 साल के नहीं हो जाते। 65 साल पे जाके इनको हटाया मतलब ये रिटायर हो जाते हैं। उससे पहले इनको कैसे हटाया जा सकता है, उसके लिए स्पेशल कंडीशंस हैं जो बहुत टफ है फुलफिल करनी, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। तो मतलब इंडिपेंडेंट है हमारे सुप्रीम कोर्ट, कैसे कि इसमें पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं है, पार्लियामेंट को हटा नहीं सकती, इनका कुछ नहीं उखाड़ सकती, ठीक है। जो इनकी सर्विस कंडीशन है वो फिक्स है, ठीक है, इनकी सैलरी फिक्स है। और उसके बाद अगर हम बात करें कंडक्ट ऑफ जजेस की, मतलब कि जजेस किस तरह से काम करेंगे, इस चीज़ को पार्लियामेंट में या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में कहीं पे भी डिस्कस नहीं किया जा सकता। जजेस सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करते हैं, ठीक है। और लास्ट चीज़ कि अगर रिटायरमेंट के बाद मतलब 65 की उम्र के बाद चाहें कि ये प्रैक्टिस करना, मतलब अपने काम को कंटिन्यू रखना, तो वो नहीं कर सकते, ठीक है। अब इनकी ज्यूरिस्डिक्शंस और पावर की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाता है इनकी ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन, ठीक है। कौन से ज्यूरिस्डिक्शन, ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन का मतलब है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ना डिस्प्यूट, मतलब जो झगड़े होते हैं उनको सॉल्व करती है। मतलब किस किस के बीच में, मान लो कि सेंटर और किसी एक स्टेट के बीच में कोई झगड़ा चल रहा है, ठीक है। मान लो सेंटर और किन्हीं दो स्टेट्स या दो से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में झगड़ा चल रहा है, ठीक है। सेंटर या किसी स्टेट के बीच में झगड़ा चल रहा है, मान लो सेंटर और स्टेट एक तरफ है और कोई दूसरी स्टेट्स, अदर स्टेट्स एक तरफ है, तो इनके बीच में झगड़ा चल रहा है। मतलब ये जो बड़े बड़े झगड़े होते हैं ये सारे सुप्रीम कोर्ट रिजॉल्व करती है, ठीक है। इसके पास सुप्रीम कोर्ट के पास इसमें एक्सक्लूसिव ज्यूरिस्डिक्शन है, मतलब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सेंटर स्टेट के झगड़े रिजॉल्व कर सकती है, ठीक है। उसके बाद रिट ज्यूरिस्डिक्शन, मतलब अगर कोई भी हमारे फंडामेंटल राइट्स का विरोध करता है तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, ठीक है, फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स, कि हाँ भाई हमारे फंडामेंटल राइट्स को पारित किया जाए, ठीक है। उसके बाद एपीलेट ज्यूरिस्डिक्शन है इनके पास। कौन सी ज्यूरिस्डिक्शन, एपीलेट। एपीलेट ज्यूरिस्डिक्शन का क्या मतलब है कि मान लो आपकी जो लोअर कोर्ट्स हैं उन्होंने आपके खिलाफ फैसला सुना दिया, आप हाई कोर्ट्स के पास गए, हाई कोर्ट ने आपके खिलाफ फैसला सुना दिया, अब आप अपनी अपील लेके सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो, ठीक है। मतलब अब तो एपीलेट ज्यूरिस्डिक्शन का मतलब क्या हुआ कि ये लोअर कोर्ट्स के अगेंस्ट अपील सुनती है, ठीक है। एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन है, ये पहले भी पढ़ा है हमने कि अंडर आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस सीख करते हैं, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देनी पड़ती है उन्हें, बाकी ये प्रेसिडेंट पर निर्भर करता है कि वो उनकी एडवाइस के अकॉर्डिंग काम करना चाहें या ना करना चाहें, ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास होता है जुडिशियल रिव्यू का पावर। जुडिशियल रिव्यू का पावर है जुडिशियल रिव्यू का मतलब है
कि सुप्रीम कोर्ट एग्जामाइन कर सकती है कि कोई भी जो कानून पार्लियामेंट ने बनाया है क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है, या कोई भी कानून स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड मतलब खारिज कर सकती है, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है, ठीक है। उसके बाद अंडर आर्टिकल 137 अगर हम देखें, अंडर आर्टिकल 137 अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट्स को भी रिव्यू कर सकती है। मतलब मान लो उन्होंने पहले कुछ जजमेंट दे दी, जैसे पहले उन्होंने एक जजमेंट दे दी थी कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये इन्होंने जजमेंट दे दी थी, बेरूबरी केस था, ठीक है, उसमें। उसके बाद इन्होंने बाद में बोला केशवानंद भारती केस में कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो मतलब इन्होंने क्या करा, अपनी ही जजमेंट को दोबारा से रिव्यू करा, मतलब उसको करेक्ट किया। उसके बाद एक और केस आता है उसमें ये बोलते हैं कि LIC ऑफ इंडिया केस था वो, उसमें इन्होंने बोला कि प्रियम्बल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है भाई, इसको इससे अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो मतलब अपनी ही जजमेंट्स को क्या किया उन्होंने, रिव्यू किया ना। तो ऐसा ही इन्होंने करा था गोलकनाथ केस में 1967 के, बैंक नेशनलाइजेशन केस में 1970, प्राइवी पर्स एबोल्यूशन केस 1971, केशवानंद भारती केस 1973, मिनर्वा मिल केस 1980। इन सब केसेस में इन्होंने अपनी ही जजमेंट को क्या किया है, रिव्यू किया है, ठीक है, और दोबारा से उस जजमेंट को दिया है। मतलब अपनी गलतियों को ये सुधार सकते हैं अंडर आर्टिकल 137। उसके बाद एक आ जाता है आपके पास पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। हम PIL फाइल कर सकते हैं ना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब इसका मतलब क्या होता है पहले वो समझो, सॉरी, लिटिगेशन का मतलब होता है लीगल एक्शन लेना, ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट मतलब लोगों के लिए, लोगों के फायदे के लिए लीगल एक्शन लेना। अब ये क्यों शुरू किया गया, मान लो कोई एग्रीव्ड पर्सन है, मतलब ऐसा पर्सन जिसके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, बुरा भला हो रहा है, उसके फंडामेंटल राइट्स का विरोध हो रहा है, ठीक है, बट वो पर्सन उसको घर में बंद करके रखा है, या वो पर्सन हिम्मत नहीं कर पा रहा, वो कोर्ट के पास नहीं जा पा रहा, ठीक है। तो जो आप है ना, ठीक है, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो और PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर सकते हो कि हाँ भाई उस पर्सन के साथ गलत हो रहा है, ठीक है। समझ आ गया होगा इतना। और इस चीज़ को शुरू किया गया था चीफ जस्टिस PN भगवती के टाइम पे, ठीक है, अर्ली 1980s की बात है ये, उस टाइम पे PIL को शुरू किया गया था, ठीक है। उसके बाद एक नेक्स्ट चीज़ बचती है, वो है द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट ऑफ 2014। देखो जो इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था किसके साथ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था आपका 2014 का, जब कॉन्स्टिट्यूशन में बात हुई कि हम 121वीं अमेंडमेंट करेंगे, ठीक है, और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, 2014 में आया था ये। अब इसमें बोला क्या गया कि भाई जो जजेस हैं ना उनको अपॉइंटमेंट के लिए या फिर उनकी ट्रांसफ़र के लिए, ठीक है, हम क्या करेंगे, हम एक कमीशन बना देते हैं। उस कमीशन का नाम क्या होगा, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन होगा, ठीक है। तो वो प्रेसिडेंट को रिकमेंड करा करेगी कि हाँ किसको जज एज अ जज अपॉइंट करना है, जजेस के ट्रांसफ़र कहाँ करनी है, वगैरह वगैरह। बट आपका अक्टूबर 16 2015 में एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेंच बैठा, मतलब सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच बैठा, ठीक है, उन्होंने 4/1 मेजॉरिटी से इसको खारिज कर दिया, ठीक है, और कहा कि भाई ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। जो रीज़न भी क्यों, क्योंकि भाई देखो जो ये कमीशन होगा ना, ये कौन बना रहा है, हम क्यों हमने तो जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखना है, ठीक है, तो फिर हम क्यों किसी कमीशन को या फिर चुने हुए लोगों को अधिकार दें कि वो जजेस की अपॉइंटमेंट या ट्रांसफ़र डिसाइड कर सकें, ठीक है। उन्होंने कहा कि हम तो भाई कॉलेजियम सिस्टम ही जारी रखेंगे, जिसमें क्या होता है एक चीफ जस्टिस होता है और 4 जजेस होते हैं, ठीक है, हम इसी सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको कंटिन्यू करना चाहेंगे। और
हाँ, बस जो ये आपका नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट था 2014 का, इसको खारिज कर दिया गया कि हम किसी और के हाथ में ये अधिकार नहीं दे सकते कि आप जजेस को चुनो, ठीक है। फिर जो आपकी जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है ना, वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।